हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौरी। तो आज हम करते हैं हमारे आज की क्लास में क्लास 11th बेसिक टर्म्स इन अकाउंटेंसी, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। हम बेसिक टर्म्स की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? अभी जो कुछ बेसिक टर्म्स थे अकाउंट की, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको जो टर्मोलॉजी है अकाउंट की उसको जानने के लिए हमने कुछ एक क्लास हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? एंटिटी के बारे में पढ़ा, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा, हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा। एसेट्स के बाद उसके टाइप्स जैसे करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपकी टेंजिबल, इनटेंजिबल, उनके बारे में डिस्कस की थी। वेस्टिंग एसेट्स थी, फिक्टिशियस एसेट्स की बात की थी, या फिर आपकी जो है करंट एसेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ हम पढ़ चुके थे लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज में हम नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आज की जो हमारी टर्म्स रहेंगी, हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ? कैपिटल के साथ। तो देखिए कैपिटल क्या होता है। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल होता क्या है? तो कैपिटल होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। जो भी बिजनेसमैन अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। द कैपिटल रेफर्स टू मनी और मनी इज वर्थ, यानी कि या तो मनी की बात करें या मनी की वैल्यू की बात करें, जैसे गुड्स हो गया या कोई मशीनरीज है, बिल्डिंग है, इंट्रोड्यूस और इन्वेस्ट बाय द ओनर्स इनटू द बिजनेस, इट इज कॉल्ड द ओनर्स इक्विटी। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो भाई, जैसे हमारे पास दो टर्म है, एक है बिजनेस, ठीक है, दूसरी क्या है आपके पास? बिजनेसमैन, जिसको हम ओनर कहते हैं। बिजनेसमैन की बात करें, ये बिजनेसमैन इस बिजनेस को जो पैसा देगा, जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कैश के फॉर्म में करे, जब बिजनेस शुरू किया जाएगा तो उसको कैश की जरूरत पड़ेगी, जिससे बहुत सारी एसेट्स को परचेज करेगा। या फिर मान के चलिए उसके पास कोई मशीनरी थी ऑलरेडी, वो डायरेक्टली उसने कैश में परचेज करने के बजाय वो मशीन ही बिजनेस में लगा दी है, तो वो ओनर की है। तो मनी या मनी की कोई वैल्यू जो वो पैसा बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करता है या इन्वेस्ट करता है, उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे? ओनर्स इक्विटी, इसको इसका दूसरा नाम होता है। क्लियर है पॉइंट? यानी कि जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस को देता है या बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो चीज क्या कहलाती है? आपकी कैपिटल। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए इसके एग्जाम्पल के फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं यहाँ पे? जैसे कैपिटल में भी क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स, आगे इसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया कैपिटल को। अब देखिए एग्जाम्पल तो वही है, कैश हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, जो भी वो लेके आया वो सारा कैपिटल के फॉर्म में हो सकता है। टू टाइप्स हैं आपके कैपिटल के, एक तो फिक्स कैपिटल और एक आपका वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट्स, फिक्स कैपिटल क्या होता है? देखो नाम से ही पता लग रहा है फिक्स कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल जो फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए इंट्रोड्यूस की जाती है या कहीं ऐसी जगह स्पेंड किया जाएगा। देख फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल इज नीड टू परचेज द फिक्स एसेट्स, यानी कि जब आपके पास फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए जो पैसा चाहिए बिजनेस को, उसको क्या बोलेंगे? फिक्स एसेट्स और फिक्स कैपिटल। जैसे कि फिक्स एसेट्स कौन सी होती है? जैसे मशीनरी की बात करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो जाता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो जाता है, फर्नीचर हो जाता है, या कोई और व्हीकल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? कोई व्हीकल है, कोई कार है, ट्रक है, या और कोई व्हीकल है, वो सारी चीजें किसमें आएंगी? फिक्स एसेट्स में आएंगी। और उन एसेट्स को परचेज करने जो अमाउंट आपको चाहिए वो क्या कहलाएगा? आपका फिक्स कैपिटल। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल नीड्स फॉर द डे टू डे वर्किंग of an organization, it is represented by the net current assets। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस के अंदर जो डे टू डे आपके एक्सपेंसेस होंगे, जो एक्टिविटीज होंगी, उन एक्टिविटीज को रन करने, उन एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, जो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, उसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास हमने बिजनेस शुरू करते हैं, दो तरीके से पैसा चाहिए। एक तो पैसा जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उस टाइम आपको बिल्डिंग भी चाहिए, लैंड की भी जरूरत है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाओगे। उसके बाद आपको प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, यानी बहुत बड़े अमाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। उसके साथ ही एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, अब आपने बिजनेस शुरू कर दिया, तो बिजनेस को रन करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। जैसे मशीनरी आपने लगा दी, रॉ मटेरियल आप एक बार ले आए, वो रॉ मटेरियल का हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, वो सेल हो गया, तो क्या उसे सेल से काम चल जाए? बार बार रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, हर बार वो बन गया फिर और ले आते हैं, और बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, हर महीने पे करना पड़ेगा,
वर्कर की सैलरी है वो हर मंथ पे करनी पड़ेगी, वेजेस हैं वो आपको हर मंथ पे करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें के आपके रूटीन में भी जो खर्चे होंगे उनके लिए जो पैसा चाहिए उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए यहाँ पे आपकी दोनों टाइप की कैपिटल, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल है हमारे, जैसे यहाँ पे ये आपकी है फिक्स कैपिटल। क्या है? फिक्स कैपिटल नीड टू परचेज द बिल्डिंग फिक्स इज ए परचेज ए बिल्डिंग इज ए फिक्स कैपिटल। देखो ये आपके फिक्स एसेट्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो जाते हैं अभी, या इसके अलावा आपके प्लांट एंड मशीनरी हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल इसके बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग ही हो, लेकिन ये हमारा होता है लैंड एंड बिल्डिंग। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरीज हो जाता है, वही आपको अभी मैंने बताया था, फर्नीचर हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। कोई व्हीकल हो जाता है, कोई, ठीक है, कार है, बाइक है, ट्रक है, ये चीजें सारे किसमें आएंगी? फिक्स एसेट्स के अंदर आएंगे। तो इनको इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा चाहिए, जो ओनर पैसा लेके आएगा इन पार्टिकुलर फिक्स एसेट्स के लिए, उसको क्या बोला अभी हमने? फिक्स कैपिटल। क्या बोला उसको? फिक्स कैपिटल का नाम दे दिया। और रनिंग जो आपका था वर्किंग कैपिटल, उसको क्या बोला हमने? वर्किंग कैपिटल का क्या मीनिंग था कि जो डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे कैपिटल नीड्स टू परचेज गुड्स फॉर इज ए वर्किंग कैपिटल, यानी गुड्स है, जैसे हमारा ये बिजनेस है, एक बार ट्रेडिंग का बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार हमने स्टॉक लिया दुकान में, फुल कर दिया, और फुल करने के बाद वो क्या होगा? एक बार तो सेल होगा ही ना कहीं, ये सेल हो गया तो क्या दोबारा नहीं हमें चाहिएगा? बार बार चीजें सेल हो रही हैं, बार बार परचेज करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीजें उनके लिए जो आपको पैसा चाहिए रेगुलर एक्टिविटीज के लिए, वो सारा किसमें आएगा? वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका? परचेज के लिए आपको पास पैसा चाहिए, परचेज ऑफ गुड्स, इसके लिए आपको अमाउंट चाहिए, ये वर्किंग कैपिटल में आएगा। ठीक है, आपको वेजेस भी पे करनी है, ये भी वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा। आपको सैलरी पे करनी है, ये भी वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है? अभी रेंट पे करना हो सकता है। इसके अलावा आपका बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं, टेलीफोन बिल्स हो सकते हैं। ये सारे जो खर्चे हैं ना रूटीन के, इनको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। क्लियर है पॉइंट? कैपिटल जो ओनर अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, पैसा लगा लीजिए या कोई भी एसेट्स लगा लीजिए। फिक्स कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल क्या है? जो फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए चाहिए। और वर्किंग कैपिटल क्या है? जो बिजनेस को रन करने के लिए रेगुलर एक्टिविटीज में जो खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। क्लियर पॉइंट पे? तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी क्या हो सकती है? ड्राइंग। ठीक है, दोनों ही सेम कंसेप्ट है। अब ड्राइंग देखिए क्या होती है। अब जो पैसा बिजनेस ने लगाया वो है कैपिटल। अब वही दो टर्म है हमारे पास, एक तो है बिजनेस, ठीक है, दूसरी कौन है? बिजनेसमैन था हमारे पास, बिजनेसमैन या ओनर भी जिसको हम कहते हैं, प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम है। अब जब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया उसको क्या नाम दिया अभी हमने? कैपिटल। अभी टर्म को पढ़ा। बट कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन भी बिजनेस से पैसा लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग। पैसा लेता का मतलब क्या है? अपने पर्सनल यूज के लिए भी पैसा खर्च कर लेता है। अब मान के चलिए मेरा कोई बिजनेस है, अब मान के चलिए मेरा कोई कपड़े की दुकान है और मेरे को कपड़े चाहिए, तो मैं किसी दूसरे की दुकान से थोड़ी ना परचेज करूंगा, मैं अपने ही बिजनेस से जो भी स्टॉक है वहीं से लेने की कोशिश करूंगा। तो वो क्या हो गया? वो जो गुड्स है वो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, तो उसको बोला जाएगा ड्राइंग। ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से आप विड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग। इट इज एन अमाउंट ऑफ कैश, कैश भी हो सकता है, अदर एसेट्स भी हो सकता है, विड्रॉन बाय द ओनर, जो निकाले हैं किसने? ओनर ने, फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। इट इज रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर्स, ये जो इन्वेस्टमेंट है ओनर की उसको कम करता है। कम तो बिल्कुल करेगा भी। मान के चलिए किसी ने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 1 लाख रुपए से निकाली, तो बचेगी कितनी कैपिटल की? उसकी तो 9 लाख की बचेगी। तो रिड्यूस करता है किसको? ओनर की कैपिटल को। क्लियर है पॉइंट? ये देखिए कैश में भी हो सकता है। अगर मैं मान के चलिए मेरे को पैसे चाहिए, मैं बिजनेस से पैसा निकाल लेता हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी मेरा ड्राइंग है। कोई सामान है बिजनेस में, कोई गुड्स है, वो मैंने निकाल लिया, वो भी मेरे एक तरीके की ड्राइंग है। या और कोई है, मान लो कोई व्हीकल मैं यूज करता हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का, वो भी क्या है? ड्राइंग है। तो कुछ भी हो सकता है। जब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा, चाहे वो कैश में है चाहे वो एसेट्स की फॉर्म में, वो सारा क्या कहलाएगा? ड्राइंग। क्लियर है पॉइंट? एग्जांपल देख लेते हैं। अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर्स फॉर हिज पर्सनल यूज, जो पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, एक तो वो है ड्राइंग। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, मैंने अभी बात की थी कपड़े वाली भी,
तो जब गुड्स हम यूज करते हैं अपने बिजनेस से, कोई भी हमारा जो गुड्स है जिसकी हम डीलिंग करते हैं, जो हमारा बिजनेस है, उसको अगर हम यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, वो भी ड्राइंग में काउंट होता है। जैसे किसी का किराना स्टोर है, अब किराने की दुकान में क्या वो अपने घर का जो किराने का सामान है, जनरल स्टोर है उसका खुद का, क्या वो दूसरे जनरल स्टोर से लेने जाएगा? नहीं जाएगा ना, अपने खुद से ही स्टोर से यूज करेगा सामान। तो जो खुद के स्टोर से जो अपना जो गुड्स यूज कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, जो प्रोप्राइटर यूज कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग। देखो, एक्वायरिंग द पर्सनल एसेट्स विद द बिजनेस फंड्स। अब कहता प्रॉपर्टी तो खरीद रहा है खुद के लिए, लेकिन पैसा किसका यूज कर रहा है? बिजनेस का। तो यहाँ पे बिजनेस का पैसा किसके लिए यूज हो गया? पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी किसमें आएगा? ड्राइंग में। या फिर प्रोप्राइटर्स इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो लाइबिलिटी होती है वो प्रोप्राइटर की होती है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन की ही लाइबिलिटी होती है इनकम टैक्स पे करना, तो किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होती। अगर मैं अपना इनकम टैक्स अपने बिजनेस से पे करता हूँ तो इसका मतलब वो मेरे पर्सनल खर्चे हैं जो मैं बिजनेस से कवर कर रहा हूँ, पूरे कर रहा हूँ, तो उसको भी ड्राइंग की कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। ठीक है भाई, तो यानी कि सीधा सीधा हिसाब है कि जब आपका बिजनेसमैन बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाल रहा है, कुछ भी अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो कैश की फॉर्म में या गुड्स की फॉर्म में, वो सारा क्या कहलाएगा? ड्राइंग। क्लियर है पॉइंट? चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या कहती है अभी? तो नेक्स्ट टर्म हमारी कहती है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है? देखो, रिवेन्यू का मतलब होता है एक तरीके से आपके पास जो इनकम के सोर्स है, जहां से आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है या रेगुलरली आपके पास अर्निंग हो रही है, उसको बोला जाएगा रिवेन्यू। जैसे रिवेन्यू आर द अमाउंट बाय द बिजनेस अर्न। क्या है? अमाउंट जो अर्न्स सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, जो अपने प्रोडक्ट्स को बेच के या फिर प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स कस्टमर। मतलब रिवेन्यू का मतलब एक तरीके से इनकम होता है। रिवेन्यू का मतलब होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट जो भी हैं, चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं भी, तो वहां से उसको सेल करके आपको जो इनकम जनरेट हो रही है ना, जो पैसा आपको मिल रहा है, जो फंड्स आपके पास जनरेट हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? जो अर्निंग है उसको बोला जाएगा भी आपका क्या? रिवेन्यू। जैसे मेरे मान के चलिए मैं एक टीचर हूं और मैं यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ टीचिंग की, और मैं जो फीस लेता हूँ बच्चों से, वो क्या होगा? मेरे लिए रिवेन्यू होगा। ठीक है, एक बिजनेसमैन है, उसके लिए उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेल करके जो पैसा आएगा उसको क्या बोला जाएगा? रिवेन्यू। ठीक है, तो या और कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट्स को देख रहा है और वहां से जो फीस ले रहा है वो क्या? उसका रिवेन्यू। तो रिवेन्यू मींस ये वो अमाउंट होते हैं जो बिजनेस अर्न करता है किसी सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने सर्विस को इसके कस्टमर को प्रोवाइड करने जो पैसा मिलता है उसको बोलेंगे रिवेन्यू। सेल इज द मेजर रिवेन्यू ऑफ द बिजनेस। सबसे मेजर रिवेन्यू क्या होता है? सेल। क्योंकि हम बिजनेस इस चीज का कर रहे हैं। सेल का मतलब क्या है? हम अपने ही प्रोडक्ट को जब जो चीज में डीलिंग करते हैं और उसको बेचा जाता है तो उसको सेल करते हैं। जैसे अगर मैं एजुकेशन मान के चलिए, हमारे पास फर्नीचर के ट्रेडर हैं और फर्नीचर अगर हम सेल करते हैं तो वो मेरे लिए सेल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, या जिसका जो भी गुड्स होगा अगर हम उसको बेचते हैं तो सेल की कैटेगरी में आएगा। वही मेन सोर्स होता है इनकम का। वैसे तो इनकम के और भी सोर्स होते हैं रिवेन्यू के, बट वो मेजर सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स वही होता है। अदर एग्जांपल हो सकते हैं इसके क्या? कमीशन आपको मिल जाए, इंटरेस्ट आपको मिल जाए, डिविडेंड आपको मिल जाए, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारी चीजें भी रिवेन्यू की कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पे क्या है? जहां से आपको क्या हो? अर्निंग हो रही है, जब आप कमा रहे हैं तो वो रिवेन्यू का पार्ट होता है। और सबसे मेजर रिवेन्यू क्या होता है? वो होता है आपका सेल। ठीक है, अपने ही प्रोडक्ट को सेल करना या अपनी सर्विस को प्रोवाइड करके जो पैसा आ रहा है उसको बोला जाएगा रिवेन्यू। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर भी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हिंदी में बोला जाएगा खर्चे। ठीक है, अब खर्चे क्या होते हैं सभी को पता है भी। तो यहाँ पे कॉस्ट इंकर्ड बाय द बिजनेसमैन इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू नोन एज द एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो रिवेन्यू जनरेट करने की जो प्रोसेस है और वहां पे जो कॉस्ट आपकी आई है, देखो कॉस्ट इंकर्ड बाय द बिजनेसमैन, एक ऐसी कॉस्ट जो बिजनेसमैन की आई है किसके लिए? इन द प्रोसेस ऑफ, किसकी प्रोसेस? अर्निंग ऑफ रिवेन्यू। जब आप रिवेन्यू अर्न करने की जो आपकी प्रोसेस है उसमें जो आपने खर्चे किए वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स और कंज्यूम्ड और सर्विस यूज्ड। जनरली जो है आपके खर्चे किस में यूज होते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट्स। देखिए मान के चलिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स, अब मेरे को मेन रिवेन्यू किससे हो रहा है? सेल से। अब जब सेल हो रही है तो सेल कब होगी?
या तो मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस होगा, मैं कोई प्रोडक्ट तैयार है वो लेके आया हूँ मार्केट से, फिर मैं उसको बेच रहा हूँ प्रॉफिट के ऊपर, एक तो वो वहां से आ सकता है। या फिर मैंने खुद मैन्युफैक्चरिंग की होगी तो उसमें भी कॉस्ट तो आई होगी, खर्चा तो उसमें भी होगा, ठीक है। तो जब अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो मैंने परचेज किया होगा कोई प्रोडक्ट, मैंने क्या किया अभी 100 रुपए का परचेज किया और मैं उसको बेच रहा हूँ 110 के अंदर। तो ये जो मेरा रिवेन्यू जनरेट हुआ ना 110 का, इस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए मैंने, मेरी जो पूरी प्रोसेस थी वो क्या थी भी, मैंने गुड्स परचेज किया, उसके बाद मैंने उसकी एड भी की, हो सकता है एडवर्टीजमेंट भी की होगी, मैंने सेलमैन्स भी रखे होंगे वहां पे। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई इस रिवेन्यू को जनरेट करने के, जितने भी एफर्ट मैंने किए, तो वहां पे मेरे जो अमाउंट स्पेंड हुआ वहां उसको क्या बोला मैंने, एक्सपेंसेस, ठीक है, उनको ही खर्चे कहा जाएगा। ये क्या है, जनरली हो सकता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉक यूज किया, स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक का जो एसेट्स थी, स्टॉक एक एसेट्स होती है, तो उसको खरीदने में जो खर्चा आया वो हमारे लिए एक्सपेंसिव होगा। या फिर कंज्यूम और सर्विस यूज, या फिर आपने जो सर्विस यूज के अंदर यूज की है, जैसे इसको ही मान के चलिए आपकी सेलमैन की सैलरी है, मैंने उसको सेलमैन की सर्विस यूज किया, तो वो सारी पूरी प्रोसेसिंग जो हो किस में आएगी, एक्सपेंसिस के अंदर आएगी। अब खर्चे क्या क्या होते हैं बिजनेस के, नॉर्मली देखिए वेजेस, वेजेस का मतलब मजदूरी, सैलरी यानी कि वेतन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी में बिजली के जो खर्चे होंगे भी, डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन कंसेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अभी भी इसको डिस्कस में भी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है पॉइंट। ये थे एक्सपेंसेस, यानी कि किसी भी रेवेन्यू जनरेट करने की प्रोसेस में जो आपका अमाउंट स्पेंड होता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी कंसेप्ट क्या आ जाती है एक्सपेंसेस के बाद, वो आती है एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड और स्पेंडिंग मनी और इनकर्ड लायबिलिटी फॉर ए सम बेनिफिट्स। देखो जब भी आप किसी भी एसेट्स के ऊपर अमाउंट स्पेंड कर, यानी अपने जो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हो ना, उनकी जो कॉस्ट है उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। जैसे अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम, मान लो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हम क्या यूज कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। तो बिजनेस को हमने जब रन किया तो उसके लिए हमने रिसोर्स यूज करे, हमारे पास जमीन थी वो हमने यूज कर ली, हमारे पास मशीनरी थी वो हमने यूज कर ली। तो उन रिसोर्सेज का जो हमने यूज किया, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनका जो अमाउंट होगा उसको क्या बोलेंगे भी, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। किसका अमाउंट है, रिसोर्सेज कंज्यूम, जो हमने रिसोर्स कंज्यूम किए हमारे ही साधनों को अपने ही बिजनेस में यूज कर रहे हैं, वो क्या है, एक्सपेंडिचर है। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लायबिलिटी, आप खर्चा कर रहे हो वहां पे, या फिर कोई आप लायबिलिटी क्रिएट करो किसी बेनिफिट के लिए। लायबिलिटी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि आपने कोई पैसा देना हो गया किसी का, यानी आपने कोई एक तरीके से मशीन खरीद ली, आपको मशीन की जरूरत थी, आपने एक मशीनरी परचेज कर ली ऑन क्रेडिट, उधार में खरीद रहे हैं, तो हमें खर्चा क्या हो गया, हमने ये मशीनरी परचेज किया और यहां से क्या होगा कि लायबिलिटी क्रिएट होगी कि मान लो मैंने 10 लाख रुपए की मशीनरी परचेज किया, आज मैं उसका पैसा नहीं दे रहा हूं, मैंने उसका फाइनेंस करवा लिया, कुछ भी करवा लिया, तो इन फ्यूचर तो पे करूंगा ना मैं उसको, आज नहीं पे कर रहा हूँ कैश में, बट इन फ्यूचर मेरे को पे करना है, तो क्या होगा, मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी। और किस रीजन से होगी, क्योंकि मेरे को फायदा से, अब मेरे को लग रहा है कि मशीनरी खरीदने से मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से मेरी सेल बढ़ेगी, सेल से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेंगे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, अपने प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, बेनिफिट के लिए मैं अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करा, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, एक्सपेंडिचर। क्लियर है भी, ये था आपका एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पता कर लिया कि हमारे खर्चे ही होते हैं एक तरीके से। अब एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो कैपिटल नेचर के हैं, यानी कि इनका जो बेनिफिट्स है, क्या मिले, इनके जो बेनिफिट्स हैं मोर देन 1 ईयर, बेनिफिटेड मोर देन 1 ईयर। जब आपको किसी खर्चे का फायदा 1 साल से लंबे टाइम के लिए मिले, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम ये भी कह सकते हैं आपके नॉन रिपीटेड खर्चे होते हैं, क्या होते हैं, नॉन रिपीटेड
एक्सपेंडिचर, यानी कि जो बार बार रिपीट नहीं होते। जैसे क्या है, बिजनेस के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लिया, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आ जाता है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज कर लेते हैं अभी, या कोई कार है, कोई ट्रक हमें चाहिए, वो जो सारी चीजें हैं ना आपकी, ये हमने परचेज करी। अब ये बार बार तो रिपीट नहीं होंगी। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, एक बार बन गई तो बन गई भी, 10-20 साल तक जब तक बिजनेस नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आज बिल्डिंग बनाई उसको गिरा दे, 6 महीने बाद फिर बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। तो जो आपके जो एक्सपेंडिचर हैं, जो बेनिफिट हैं, जिनका 1 साल से ज्यादा लंबे टाइम तक बेनिफिट मिलता रहे, एक बार बिल्डिंग बना दी तो कम से कम 20-30 साल तक हम उसमें आराम से बिजनेस सेटअप कर देंगे, तो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट हो गया ना। आपने कोई व्हीकल लिया, ऐसा तो है नहीं 1 साल में खत्म हो जाएगा, उसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म तक लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज की, उसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म तक लेंगे। वो किसमें आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो रेगुलर है, जिसका कोई रिपीट यूज नहीं है। एक बार जो ऑन द स्पॉट जो खर्चा हुआ ना, उसका जो यूज है, 1 साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट ले लिया, या फिर इमीडिएटली उसका बेनिफिट ले लिया। अब जैसे मान के चलिए हमने क्या करा, रिफ्रेशमेंट के तौर पे कस्टमर को चाय पिला दी, ठीक है, चाय पिलाई, बैठे हैं, उसकी सेल होगी, तो उसका बेनिफिट हमें उसी टाइम मिल गया। या हमने कोई स्टॉक परचेज कर लिया, उस स्टॉक को हमने बेच दिया, उसका बेनिफिट वहीं तक है। बार बार तो स्टॉक का बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, कि आज मैं स्टॉक परचेज करता हूँ, मैं किसी को बेच दूं, कि बार बार वही स्टॉक यूज होगा, नहीं होगा ना। एक बार उसको बेच दिया तो आगे है वेजेस, मैंने किसी से काम लिया, उसको मजदूरी दी, उसका बेनिफिट वहीं तक है। आगे काम करवाऊंगा तो और वेजेस पे करनी पड़ेगी। तो वो एक्सपेंसेस आपके जो क्या है, बार बार आपको एक ही बार बेनिफिट दें। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्लूड, इसने जो एक्सप्लेन भी कर रखा है वो क्या कहता है, इफ द बेनिफिट एंड एक्सपेंडिचर एज लास्ट मोर देन द 1 ईयर, जब किसी भी सर्विस के या किसी भी खर्चे के आपके जो बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा तक मिले, इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट्स एंड आल्सो कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। को हम एसेट्स भी कह देते हैं या फिर इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। एक्सपेंडिचर विच हैज बीन incurred to drive long term advantage for the business, यानी कि वो खर्चे जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिले, जिनका फायदा लंबे टाइम तक मिले, वो सारे क्या कहलाएंगे भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी हमने डिस्कस कर लिया था कौन कौन से खर्चे आते हैं। एग्जाम्पल इसमें भी लिखा हुआ, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरी, गुडविल एटसेट्रा, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट की जाएंगी। क्लियर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं अभी? इफ द बेनिफिट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट एक्सपायर विद इन द 1 ईयर, जिसका फायदा सिर्फ 1 साल तक मिले, यानी कि लंबे टाइम तक उसका फायदा नहीं मिल रहा, वो चीजें एक टाइम तक, एक लिमिटेड टाइम तक ही वो अपना बेनिफिट दे पाती हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि एग्जांपल हो गया सैलरी। सैलरी कितनी है? 1 मंथ की। अब मैंने किसी को, यहाँ पे भी जून है, जून की सैलरी मैं दे रहा हूँ, तो मेरा जून में ही काम करेगा ना, जुलाई तक तो काम नहीं करेगा। जब मैं उसको सैलरी दूंगा जून की, तो क्या वो जुलाई में काम करेगा? बेनिफिट जून की सैलरी का बेनिफिट जून में, जुलाई का जुलाई, ठीक है। वेजेस तो पर डे होती है। अभी आज मैंने किसी को मजदूरी दी, उससे क्या हुआ? बेनिफिट क्या होगा? आज वो काम करके जाएगा, ठीक है। कल मैं उसको नहीं पे कर रहा हूँ तो वो काम नहीं करेगा, उसका बेनिफिट क्या है? इमीडिएटली तो मिल गया ना, यानी कि लॉन्ग टर्म नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। आपका रेंट है, किसी को मैंने रेंट दिया 1 मंथ का, तो हम उसकी बिल्डिंग यूज कर लेंगे, उसका एसेट्स यूज कर लेंगे। अगले मंथ में हम किराया नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो हमसे खाली नहीं करवाएगा? तो बेनिफिट तो उसका उतने टाइम तक ही मिल रहा है ना। एडवर्टीजमेंट हो गया, ये आपका अभी रिवेन्यू के अंदर नहीं, आपका एक नई कैटेगरी होती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके अंदर आता है। वैसे इसने यहाँ पे डाल रखा है डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का बेनिफिट 1 साल में ही हो जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब मशीन की वैल्यू डिक्रीज होती है, एक तरीके से इसको हिंदी में बोला जाता है घिसावट, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कोई मशीनरी यूज की, ली भी 10 लाख रुपए की। अब इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है 10 साल की है, ये 10 साल ही चलेगी। तो 1 साल के बाद जो है हम इस पे 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। मैंने कहा हम इसका खर्चा मान लेते हैं 1 लाख का, क्योंकि हम ये मानेंगे कि ये मशीन 10 साल चलेगी, तो हर साल कम से कम 10% वैल्यू तो इसकी डाउन जाएगी। वो 10% वैल्यू कहाँ जाएगी? तो कहीं ना कहीं मशीनरी की जो वैल्यू थी नई की 10 लाख है, अब उसको हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम करे जा रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू डिक्रीज हुई है, अब वो 9 लाख की रह जाती है। तो खर्चा कहाँ गई वो 1 लाख की? हमारे बिजनेस में तो यूज होगी ना। जब हमारे बिजनेस में वो एसेट्स यूज हुई तो उसको एज ए एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है भी।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, वो पैसा अमाउंट या वो खर्च जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिले, और रेवेन्यू क्या था, जिनका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म तक मिले, या फिर ये कह सकते हैं कि एक साल तक, एक टाइम पीरियड 1 ईयर तक ही उनका एक्सपेंडिचर जो आपको बेनिफिट है वो मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इन द अकाउंटिंग ईयर। प्रॉफिट का मतलब अकाउंटिंग ईयर, देखो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, जब आपके पास क्या हो जाए, रेवेन्यू ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए अभी, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। यानी कि यहाँ पे दो कंसेप्ट आ गए, एक है कि रेवेन्यू, दूसरी क्या आ गई, एक्सपेंसेस। जब आपके रेवेन्यू ज्यादा हो जाए, किससे, एक्सपेंडिचर से, यानी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इन एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है भाई, एक साल। अकाउंटिंग ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो एक पूरे एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, जब हमारे जो टोटल रेवेन्यू है, जो भी हमारी अर्निंग हुई है पूरे साल की, और जो पूरे साल के खर्चे हुए हैं, उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट है, रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो क्या होगा, प्रॉफिट है भी। बट अगर मान के चलिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो जाते हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू क्या हो जाता भाई, कम हो जाता, तो उस केस में क्या होता, लॉस हो जाता। ठीक है ना। प्रॉफिट क्या होता है, जब आपके एक साल का हिसाब लगाया जाता है प्रॉफिट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने आज कोई 10 रुपए की चीज ले आए और 15 में बेच दी तो 5 का प्रॉफिट हो गया। हम प्रॉफिट की जो कंसेप्ट हो पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए ही यहाँ पे मेजर करते हैं। क्लियर है। जैसे प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स, प्रॉफिट क्या करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे, अब हमने बिजनेस तो शुरू किया 10 लाख के साथ, 2 लाख का फायदा हो रहा है इस साल, तो अगले साल तो हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू 12 लाख होगी ना। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कब बढ़ती है, जब हम प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लो 10 लाख लगाए, 5 का लॉस हो गया, बचेगी तो 5 की ना, क्योंकि लॉस भी तो बिजनेस से ही जाएगा, तो वहां पे कैपिटल की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 5। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज करते हैं किसको, इन्वेस्टमेंट को। किसकी इन्वेस्टमेंट, ओनर्स के, नहीं कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, ये कहा जा सकता है। अब बात करते हैं गेन की। गेन क्या होता है, वैसे देखो जर्नल लाइफ के अंदर गेन और प्रॉफिट का एक ही मीनिंग होता है, गेन भी फायदा होता है, प्रॉफिट भी फायदा ही होता है। ठीक है, बट अकाउंट की जो टर्म है वहां पे प्रॉफिट हमने किसके लिए यहाँ पे मेजर किया, कि जब आपका जो पूरे एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो आपके रेवेन्यू है वो ज्यादा हो जाते हैं एक्सपेंसेस से, तो उसको हमने बोला प्रॉफिट। गेन का मतलब क्या है, गेन अराइज फ्रॉम द इवेंट और ए ट्रांजेक्शन विच इज एक्सीडेंटल, एन एक्सीडेंटल टू द बिजनेस। मतलब जैसे कि ये रेगुलर एक्टिविटी से नहीं राइज होगा, कोई एक ऐसी ट्रांजेक्शन, एक ऐसा इवेंट जो रेगुलर तो नहीं है, इरेगुलर है, यानी कि इमीडिएटली वैसे ही हो जाता है बिना किसी उसके रूटीन के। तो उसको जब रूटीन की खर्चे थे, रूटीन की इनकम थी, रूटीन के खर्चे तो प्रॉफिट में आ गया। अब यहाँ पे जैसे कि सेल ऑफ फिक्स, एग्जाम्पल लिखा हुआ इसने, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब नॉर्मली हमारा जो काम है वो प्रोडक्ट को बेचना तो है, लेकिन हमने जो बिल्डिंग बनाई है या हमारे पास जो जमीन है बिजनेस की, उसको बेचना हमारा बिजनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हमने जमीन खरीद ली, कल को उसके रेट बढ़ जाए और बेच दें। जो हमने सेटअप किया है, नॉर्मली जर्नली क्या होता है, फिक्स एसेट्स का मतलब यही होता है कि बिजनेस को रन करने के लिए है, ये सेल परचेज के लिए नहीं है चीजें। और अगर बाय चांस वो चीजें आपकी सेल हो जाए किसी फिक्स एसेट्स, जैसे कि यहाँ पे बात करता हूं मैं, एक मशीन है 10 लाख की हम खरीद रहे हैं, हम उसकी वैल्यू बुक्स में डिक्रीज करते करते कितनी रह जाती है, 5 साल के बाद मान के चलिए 5 लाख। और 5 साल के बाद हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी होगी अपडेट, अब ये मशीन तो काम करेगी, ठीक है, और हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें कोई नई मशीन खरीद लेनी चाहिए। तो उस केस में हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग, हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आज 5 लाख है, और मार्केट में कोई ऐसा आदमी मिल गया जो हमें इसके 7 लाख देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देखो, ये हमने सोचा नहीं था कि यहाँ भी प्रॉफिट होगा। हमने यहाँ पे बिजनेस मशीनरी जो है वो बिजनेस को रन करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए रखी थी। अब वहां पे जो प्रोडक्शन करते करते हमें लगा टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, हमने चेंज करने की सोची, तो यहाँ पे जो फायदा हो गया, ये हमारा मोटिव नहीं है कि यहाँ पे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस करें। लेकिन यहाँ भी अगर प्रॉफिट हो जाए एक्सीडेंटली, तो इसको क्या बोला जाएगा, गेन बोला जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कोई जमीन खरीद ली आज, 2 साल बाद उसको बेच दो, तो क्या हो जाएगा, वहां पे प्रॉफिट देगी आपको, तो गेन की कैटेगरी में आता है। विनिंग ए कोर्ट केस, जैसे कोर्ट में आपको कोई केस चल रहा है,
ठीक है। या ये मान के चलिए भी आपका किसी कंज्यूमर ने आपकी कंपनी पे आपकी फर्म पे केस किया हुआ है, अगर वो केस जीत गया तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, तो आपका लॉस है। अगर आप केस जीत जाते हैं तो आपको हो सकता है कंपनसेशन मिल जाए, तो आपका फायदा है। तो इस तरीके से जो एक ऐसा इवेंट जिसके बारे में हमने प्री प्लान है, वो हमारे रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। अब देखो, कोर्ट केस से पैसा कमाना हमारा मेन मोटिव थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि हमारा केस चला हुआ, वहां से हम केस जीत जाएं, हमें पैसा मिल गया, हम आगे फिर किसी के ऊपर केस डाल दें, ऐसा नहीं है। हम क्या है, नॉर्मली जो है एक ऐसी इवेंट, जो एक ऐसी ट्रांजेक्शन जो एक्सीडेंटली जो है, मतलब नॉर्मली बिना किसी रेगुलर एक्टिविटी के हमें एकदम से प्रॉफिट हो जाए, उसको क्या बोला जाए, गेन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो क्या है हमारे पास, लॉस। प्रॉफिट और लॉस। लॉस क्या होगा, अभी आपको बताया भी था मैंने कि जब आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाएं, ज्यादा हो जाएं। किससे ज्यादा हो जाएं, रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए। कमाई तो है नहीं, खर्चे ज्यादा है, आमदनी अठन नहीं, खर्चा रुपया, तो वो चीज होगी कि आपके पास क्या है, खर्चे ज्यादा है, इनकम है ही नहीं, रेवेन्यू नहीं है। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज नोन एज द लॉस। उस पार्टिकुलर पीरियड के, उस अकाउंटिंग ईयर के जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जब वो ओवर हो जाते हैं, किससे ओवर हो जाते हैं, आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में होगा लॉस। ठीक है, 20 साल के अंदर पूरे 1 साल लगा दिया, आए तो है पैसा 20 लाख, ठीक है, खर्चे हो जाते हैं 25 लाख। तो जब खर्चे ज्यादा हो गए तो प्रॉफिट ही होगा ना, तो लॉस होगा। उस केस में प्रॉफिट तो होगा नहीं। अगर आए 20 है, गए 15 तो 5 का प्रॉफिट हो जाएगा। आए 20 है, गए 25 है, तो 5 का लॉस हो जाएगा। लॉस यानी कि नुकसान। नुकसान आपको पता है कि जब खर्चे ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए, रेवेन्यू कम हो जाए, उसको बोला जाता है लॉस। It also refers the money or money's worth lost without receiving and benefit return। तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ऐसा पैसा या एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हम खो देते हैं, क्या, बिना किसी बेनिफिट, यानी कि वो डिक्रीज हो जाए बिना कोई फायदा दिए। जैसे कि हमारे पास कोई मशीन थी, ठीक है, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है अभी, और हम उसको आज बेचना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, हमारे हिसाब से 10 लाख की है, लेकिन वो 10 की नहीं बिक रही है। वो क्या हो गया, वो आपकी 8 में लेने के लिए तैयार है पब्लिक, जिसको भी हम बेचते हैं वो 8 में लेने के लिए तैयार है। तो क्या होगा, वो 2 लाख का तो लॉस ही है ना आपके लिए। यानी कोई भी एसेट जब हम उसको खो देते हैं और लॉस्ट हो जाती है बिना कोई बेनिफिट दिए, तो वो भी आपकी लॉस की कैटेगरी में आती है। या फिर क्या है, व्हेन द एक्सपेंसेस इज ओवर ऑन रेवेन्यू, जब आपके खर्चे रेवेन्यू के ऊपर चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, एज ए लॉस हम उसको ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कैश और गुड्स लॉस्ट बाय द थेफ्ट बाय द फायर एक्सीडेंट। जब आपका सामान कहता है लॉस बाय फायर, आग लगने से आपका सामान जल जाए। अब जब आग लगी है बिजनेस में, तो स्टॉक का नुकसान हुआ होगा, तो स्टॉक जल गया, तो जल गया तो क्या हो गया, कोई ऐसी एसेट्स जो हमें बिना कोई बेनिफिट दिए ही खत्म हो गई, वो क्या हो गया, आपकी लॉस की कैटेगरी में आएगा। या कोई फायर है, या कोई थेफ्ट, कोई चोरी करके ले जाए, वो भी लॉस है। क्लियर है पॉइंट। लॉस पे ज्यादा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है फायदा और नुकसान क्या होता है, और नुकसान के बारे में तो लोग ज्यादा जानते हैं, फायदे के बारे में तो शायद। तो लॉस यहाँ पे क्या है, डिक्रीज होता है, बिजनेस का डाउनफॉल होता है। ये देखिए चोरी करते हुए दिखाया गया है कि यहाँ आपकी जो है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको चोर लेके चला गया, तो आपके लिए नुकसान है। या आपके बिजनेस का डिक्रीज है, जब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उनकी वैल्यू घट रही है, तो वो क्या होगा, लॉस ही होगा। आपने कोई बिजनेस परचेज किया, या आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, या आपने कोई बिजनेस परचेज, कुछ भी आपने बिजनेस परचेज किया, एसेट्स हैं, वो क्या है 2 साल बाद बेच रहे हो, वो उतने का बिक ही नहीं रहे, उतनी उसकी मार्केट वैल्यू ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, अभी लॉस ही होगा। क्लियर है पॉइंट। गुड्स इंपॉर्टेंट ऐसा होता है, मतलब एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसे प्रोडक्ट, एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसे प्रोडक्ट या आर्टिकल्स या कोई भी थिंग्स जिसके अंदर बिजनेसमैन डील करता है, इन विच ए ट्रेडर डील्स, जिसके अंदर डील की जाती है, उसको क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। अब मान के चलिए किसी का भी, कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस है, ठीक है, जैसे कोई जनरल स्टोर है, या किसी का मान के चलिए फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, उसकी चेयर्स हैं, उसके सोफा सेट है, जो भी होगा। अब वो काम ही क्या करता है, बिजनेस ही, मतलब फर्नीचर ही वो परचेज करता है भाई, और उसी को फिर वो बेच देता है, सेल कर देता है। तो बार बार इसके लिए वर्ड फर्नीचर यूज नहीं किया, फर्नीचर परचेज फर्नीचर, तो उसके लिए गुड्स है, वो उसकी ही डीलिंग करता है, तो उसके लिए गुड्स है। कोई क्लोथ्स का बिजनेस करता है,
ठीक है, तो क्लोथ्स, तो वो उसी को खरीद रहा है, उसी को बेच रहा है, तो उसके लिए गुड्स की कैटेगरी में आएगा। यानी कि हमने, आपने सुना होगा कि हमने इतने का माल खरीद लिया, इतने का माल बेच लिया। देखो कोई भी किसी भी चीज का ट्रेडर है, कोई भी व्यापारी है, वो यही ऐसा नहीं बोलेगा कि फर्नीचर की दुकान है भी इतना फर्नीचर ले आए, आज इतना माल आ गया भी, आज इतना माल बेच दिया गया। तो हिंदी में तो इसको माल कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में जहाँ गुड्स वर्ड यूज किया गया, तो इतने के गुड्स हमने परचेज कर लिए, इतने गुड्स हमने सेल कर दिए। तो गुड्स क्या है, वो प्रोडक्ट है, वो कमोडिटी है, वो आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर हम डील करते हैं। अगर मैं फर्नीचर ट्रेडर हूँ तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है। अगर मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, जैसे फैन है, बल्ब है, कोई भी ट्यूब है, तो वो मेरे लिए गुड्स होगा। ठीक है, तो दे रेफर्स टू द कमोडिटीज व्हिच आर परचेज एंड मीन फॉर रीसेल। रीसेल यानी कि ये वो प्रोडक्ट हैं, वो कमोडिटीज हैं जो हम खरीदते हैं, और फिर किस चीज के लिए खरीदते हैं, वो सारे के सारे रीसेल के लिए, बार बार जिनको बेचा जाता है। अब ऐसा नहीं आपको होगा भी हमने लैंड बिल्डिंग भी तो खरीदी है स्टार्टिंग, ठीक है, तो वो चीजें नहीं है, वो डील नहीं कर रहे, वो आपने लॉन्ग टर्म तक रखनी है। जो चीजें बार बार रिपीट हो रही है, मान के चलिए एक जनरल स्टोर वाला आज सामान ले आया, वो आपका सेल हो गया, कल फिर ले आएगा, फिर सेल हो गया, तो वो किसमें आएगा, गुड्स की कैटेगरी में आएगा। तो गुड्स की दो मेन फीचर हैं, एक तो उसका मेन प्रोडक्ट वही होना चाहिए बिजनेस का, दूसरा कि रेगुलर डीलिंग के साथ उसको सेल परचेज करेगा। अगर सेल परचेज ही नहीं कर रहे हैं, फिर वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। गुड्स मीन्स यानी कि वो चीजें जो रिपीट हो रही है, बार बार सेल हो रही है, बार बार परचेज हो रही है, उसको क्या बोला जाएगा, गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स की बात करूं मैं, अगले जो कंसेप्ट है, देखिए गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल फॉर ए फर्नीचर डीलर परचेज ए चेयर। एक फर्नीचर डीलर के लिए जो चेयर उसने परचेज की, चेयर्स एंड टेबल इज द टर्म एज गुड्स, वाइल फॉर द रेट इज फर्नीचर एंड इट ट्रेड एज ए एसेट्स। तो यहां पे क्या है, फॉर अदर इट इज फर्नीचर एंड इट इज ट्रेड एज ए एसेट्स। देखो अब ये बात यहाँ पे इसने लिखी क्या है, ये कह रहा है एक फर्नीचर का ट्रेडर है हमारा, क्या है अभी, एक फर्नीचर का ट्रेडर, जब वो फर्नीचर खरीदेगा, चाहे वो चेयर्स खरीद रहे हैं, चाहे वो टेबल्स खरीद रहे हैं, अभी चाहे वो सोफा सेट खरीद रहे हैं, ठीक है, ये जो एसेट्स जो है वो परचेज की जाएगी बार बार। एक फर्नीचर व्यापारी की बात कर रहा था, उसके लिए तो वो क्या है, गुड्स है। लेकिन एक यहाँ पे क्या है, कोई जनरल स्टोर वाला है, किसी का बिजनेस तो क्लोथ्स का है, मतलब वो क्या कपड़े का व्यापारी है, कपड़े की दुकान है उसकी, और वो क्या ले आया, एक वो चेयर्स ले आया, एक चेयर या चेयर्स कह लीजिए, काफी सारे ले आया, एक वो टेबल ले आता है, ठीक है, या कस्टमर के बैठने के लिए सोफा भी ले आता है। अब चीजें तो दोनों ने सेम ही खरीदी है, चीजें दोनों, लेकिन इसके लिए वो क्या है, वो बार बार सेल होने वाला प्रोडक्ट है, इसलिए उसके लिए वो क्या है, गुड्स की कैटेगरी में काउंट होगा। इसके लिए जो रिपीटेबल है, जो आइटम है इसकी डीलिंग की, वो क्लोथ्स है, तो इसके लिए एज एन एसेट्स आएगा। तो यहाँ इसको बोलेंगे एसेट्स परचेज। जब एक अदर बिजनेस वाला फर्नीचर खरीदेगा उसको बोलेंगे एसेट्स परचेज या फर्नीचर परचेज। बट जब एक फर्नीचर का जो ट्रेडर है वो फर्नीचर खरीदता है तो उसको फर्नीचर परचेज नहीं बोलेंगे, उसको बोले गुड्स परचेज, और जब बेचेगा तो क्या बोलेंगे, गुड्स सोल्ड। क्लियर पॉइंट। तो गुड्स क्या होता है, जिसके अंदर हम डीलिंग करते हैं, जो हमारा बिजनेस है, जिस प्रोडक्ट को हम बेचते हैं, बार बार खरीदते हैं, उसको बोला जाता है गुड्स। ठीक है, फर्नीचर इज एसेट्स। वहां पे देखिए इसने बात करी थी, यहाँ पे इसका जो स्टोर है वो है ही बिजनेस का, तो इसके लिए तो फर्नीचर जो है, चेयर खरीदना, ये जो टेबल्स खरीदना, सोफास खरीदना, ये क्या है, एज ए गुड्स ही ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है। बट इस बिजनेस के अंदर देखो, इसका काम फर्नीचर खरीदना बेचना नहीं है। यहाँ पे जो है अलग अलग ऑफिस के अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ये चेयर लेके आते हैं, टेबल लेके आते हैं, तो ये किस में आएंगी, एसेट्स की फॉर्म में काउंट की जाएंगी, गुड्स की फॉर्म में काउंट नहीं की जाएंगी। उसके बाद देखिए जैसे सिमिलरली है, स्टेशनरी मर्चेंट है, कुछ स्टेशनरी वाला है भी, वो बुक, पेंसिल, कॉपीज कुछ भी परचेज कर रहा है, वो उसके लिए गुड्स हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए, एक स्टूडेंट क्या है, कॉपी लेके आ रहा है लिखने के लिए, पेन परचेज करता है, तो उसके लिए वो गुड्स नहीं है, उसके लिए वो स्टेशनरी वर्ड यूज होगा। ठीक है, जैसे गुड्स कब है, जब उसको बार बार रिपीट करते हैं। उसके बाद है परचेज। अब देखो परचेज का मीनिंग क्या होता है, परचेज होता है खरीदना,
क्रय करना, आपने बहुत बार ये चीजें टर्म सुनी होगी। परचेज होता है खरीदना, बट अकाउंट के अंदर परचेज वर्ड का मीनिंग क्या है? परचेज तो हर कुछ करते हैं हम, फर्नीचर भी खरीदा ही जाता है अभी, और कोई बिल्डिंग है वो भी खरीद दी जाती है, बट परचेज वर्ड यूज होता है गुड्स के लिए। किसके लिए? परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ, परचेज क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स proceeds by the business on credit and cash for use or sale। मतलब ऐसा अमाउंट जो आपके गुड्स जो हैं या जो प्रोडक्ट हैं जो प्रोड्यूस करे गए हैं गुड्स, वो एक बिजनेस द्वारा या तो उसने क्रेडिट में खरीदे हो, उधार पे खरीदे हो, चाहे वो नगद में खरीदे हो कैश में, या फिर वो अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदे हो या फिर बेचने के लिए खरीदे हो। जब गुड्स की बात आ गई ना, गुड्स हमने लिए हैं किसी से एंड जिस चीज का हम डीलिंग करते हैं, अगर वही खरीद के लेके आता हूं तो उसका परचेज वर्ड यूज होगा वहां पे। ठीक है, दे मे बी आइदर फिनिश गुड्स मीन फॉर द रीसेल और रॉ मटेरियल मीन फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग एंड द सेल। देखो फिनिश गुड्स क्या होते हैं? जो तैयार प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा तैयार है, आया बेचते। जैसे आप कुरकुरे का पैकेट लेके आए कोई भी जनरल स्टोर वाला, उसने आते उसको बेच दिया, तो उसके लिए फिनिश गुड्स है वो। ठीक है, या आपने क्या है, बिस्किट है, बिस्किट परचेज किया, बेच दिया। और रॉ मटेरियल क्या होता है कि एक बेकरी है भी जो बिस्किट बनाते हैं, तो क्या करेंगे, उसको तो आटा परचेज करना पड़ेगा, या फिर और जो मेटेरियल है, शुगर है, उसके अंदर जो भी डाला जाएगा या ऑयल या घी जो भी यूज होगा, वो रॉ मटेरियल यूज करा जाएगा, फिर उसको प्रोसेसिंग में डालेगा, प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा, फिर उसको बेचेगा। तो वो सारा का सारा किस में आता है? परचेज की कैटेगरी में आता है, चाहे वो कैश परचेज की बात कर रहा है, चाहे वो क्रेडिट की बात कर रहा है। परचेज वर्ड ही किसके लिए यूज किया जाएगा? अगर यहाँ पे लिखा गया ना, एंट्री जब करेंगे, एंट्री लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, हम सीधा लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। कब? जब आपने क्या करा है, गुड्स परचेज किया। क्या यूज परचेज किया? गुड्स के लिए। और अगर मैं फर्नीचर परचेज करता हूं तो वहां क्या लिखूंगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देखो एसेट्स के लिए तो एसेट्स का ही नाम आएगा, बट जब अपने ही कमोडिटी, अपने ही जो प्रोडक्ट है जो इसके हम डीलिंग करते हैं, अगर वो बेचा जाए तो खरीदा जाए तो उसके लिए परचेज वर्ड यूज होगा। और अगर उसी गुड्स को सेल कर दिया जाए तो आपके लिए क्या होगा भी? वहां पे सेल वर्ड यूज होगा। जैसे यहाँ पे क्या है भी, एक ट्रेडर का नाम दिया गया है, यहाँ भी ट्रेडर का नाम दिया गया है, और यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, पैरेलल ट्रेडर्स बाय द गुड्स फ्रॉम द बड़ी डका, बड़ी डाका ट्रेडर्स। तो मतलब जो दूसरे ट्रेडर्स आपके पास नाम अटपटा सा दिया गया है, तो बढ़िया डका पार्टनर ट्रेडर्स हैं। अब यहाँ से ये इसके लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये उससे उसका सामान परचेज कर रहा है, ठीक है, उसी की डीलिंग करता है, ये दोनों ही ट्रेडर्स हैं, इसको क्या बोलेंगे भी? हम बोलेंगे परचेज। वैसे हमें पता ही है कि अपने ही बिजनेस को हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद परचेज रिटर्न की बात आ गई। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? अब देखो परचेज क्या था, परचेज का मीनिंग क्या था? हमने लिखा था कि हम गुड्स परचेज किसके लिए यूज किया? गुड्स के लिए। किसके लिए? गुड्स परचेज के। जब आपने गुड्स को परचेज किया, आपने जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट आप खरीद के लेके, तो गुड्स परचेज है, उसके लिए परचेज वर्ड यूज किया। अब वही अगर हम क्या कर दें, जो हमने खरीदा था गुड्स, वो क्या कर दें? रिटर्न कर दें, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा परचेज रिटर्न। क्या यूज होगा? परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड्स भी इसका दूसरा नाम है, रिटर्न ऑफ गुड्स। किसका रिटर्न? गुड्स का टू सप्लायर, जिससे हमने परचेज किया था, इज कॉल्ड द परचेज रिटर्न। यानी कि जब जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को आप जब खरीद रहे हैं तो परचेज यूज होगा वर्ड, और जब आप उसी प्रोडक्ट को, खरीदे हुए प्रोडक्ट को वापस भेज देते हैं अपने सप्लायर को, रीजन कुछ भी हो, चाहे वो क्वालिटी डिक्रीज हो सकता है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर ना हो, या फिर प्राइस के ऊपर प्रॉपर ना हो, या जो टर्म एंड कंडीशन, कोई भी रीजन हो सकता है, एक्सपायरी डेट हो सकती है, तो अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसको वापस रिटर्न कर देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न वर्ड यूज होगा। और सिर्फ गुड्स के लिए यूज होगा, और किसी भी कमोडिटी के लिए आप यूज नहीं करोगे। जैसे फर्नीचर के लिए वो वर्ड यूज नहीं होगा। सेल की बात करते हैं, सेल भी क्या है? गुड्स सेल करना। जब आप अपने ही प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, यानी अपने गुड्स को, सेल आर द रिवेन्यू, सेल आर द रिवेन्यू, सेल आर द रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स। गुड्स का मीनिंग आपको पता है, जिसका बिजनेस करते हैं, वहां से जो रिवेन्यू आया, वहां से जो अर्निंग आई, वो आपकी सेल है। और
सर्विस सोल्ड और प्रोवाइडेड, या आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करें वहां टू कस्टमर, सेल में भी कैश और क्रेडिट। अब देखो, या तो हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे हम टीचर हैं, हम यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो बदले में फीस ली जाए, तो अपनी सर्विस जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं कस्टमर को, जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है, तो उसके बदले फीस लेगा, तो वो सारी चीजें क्या, वो भी आपकी सेल में काउंट होगी। या फिर मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, ठीक है, कि मान लेकर चलिए कोई किराना स्टोर है, कोई फर्नीचर का स्टोर है, या फिर कोई आपका क्लोथ का बिजनेस है, कोई भी आपके पास है, उसका आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं, वहां से जो अर्निंग हो रही है उसके लिए भी क्या वर्ड यूज होगा, सेल। ठीक है भी, तो सेल किसके लिए होगा, जब आप अपने ही प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को क्या कर देते हैं भी, अपने गुड्स से जो रिवेन्यू आता है, जो पैसा मिलता है, वो आपकी सेल में काउंट होगा। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू, पहले पढ़ भी चुके हैं कि आपके रिवेन्यू का सबसे मेजर सोर्स सेल होता है। द टर्म सेल, ये जो टर्म सेल है, इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ दोज गुड्स which are purchased for resale purpose, या फिर terms और the term sale is never used for the sale of other assets। तो जो प्रोडक्ट आप रीसेल करने के लिए लेके आते हैं, जो आपके लिए गुड्स हैं, उनको बेचना ही सेल के लिए, उनके लिए ही सेल वर्ड यूज होगा। अगर आप कोई फर्नीचर सेल करते हो, वहां पे सेल वर्ड नहीं, वहां पे फर्नीचर ही जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, जो आपके पास प्रोडक्ट है आपका, उस प्रोडक्ट को जब आप बेचते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा उसको कहते हैं सेल। और कोई भी एसेट सेल कर दीजिए, उसके लिए आप एसेट्स ही क्रेडिट होगा, एसेट्स का नाम आएगा, वहां पे आप सेल वर्ड यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आपका है भी सेल रिटर्न, क्या आएगा, सेल रिटर्न। सेल्स तो हो ही गए, यहाँ पे एक पार्टी दूसरे को बेच रही है, सेल्स रिटर्न। अब देखो, जैसे हमने परचेज रिटर्न पढ़ा था, सेल का मतलब क्या है, गुड्स सोल्ड। जब आप गुड्स का मीनिंग हमने पढ़ लिया, तो इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। अब यही जो गुड्स आपने सोल्ड किया था, किसको सेल किया होगा, कस्टमर को, वही क्या आ जाए आपका, रिटर्न आ जाए, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। क्योंकि जो आपके पास था, जो सप्लायर के पास तो परचेज करते हैं, जिससे खरीदते हैं वो तो सप्लायर होता है, जिसको बेचते हैं वो कस्टमर होता है। तो जैसे आप अपने सप्लायर को वापस कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, तो हो सकता है हमारा भी प्रोडक्ट कोई ना कोई मिस्टेक हो, यानी कि हो सकता है एक्सपायरी है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्राइस ज्यादा लग रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो कस्टमर वापस तो देके जाएगा ना। और जैसे ही कस्टमर आपके गुड्स को वापस करके जाएगा, उसका नाम, टर्म कौन सी यूज होगी उसके लिए, सेल रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स भी इसको कहते हैं, रिटर्न मींस वापस, इनवर्ड्स मींस आना, अंदर की तरफ आया, आउटवर्ड्स मतलब बाहर गया, तो परचेज रिटर्न, इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ आया तो सेल रिटर्न। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर, जो कस्टमर आपके रिटर्न करता है आपके गुड्स को, जो हमने अर्लियर पहले सेल किया था, सोल्ड अर्लियर, जो पहले सेल कर दिया था, टू द बिजनेस इज कॉल्ड द सेल रिटर्न। जो आपने बिजनेस को क्या कर दिया, जो आपने पहले किसी को प्रोडक्ट बेचा था, वो प्रोडक्ट आपका वापस आ जाता, तो उसको बोलेंगे सेल रिटर्न। ठीक है भाई, उसके बाद नई जो टर्म है इसकी एक और इसी से रिलेटेड, वो है स्टॉक। क्योंकि गुड्स से रिलेटेड 5 टर्म है, चीज वही है, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए। स्टॉक मीन्स इन्वेंटरी, द गुड्स लेइंग विद ए बिजनेस फॉर ए सेल ऑन एनी गिवन डेट आर कॉल्ड द स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए भी, द गुड्स, यहाँ पे गुड्स आएगा भी, लेइंग विद अ बिजनेस फॉर अ सेल ऑन एनी गिवन डेट आर कॉल्ड द स्टॉक। देखिए, गुड्स में जिसका हम डील करते हैं, एक पार्टिकुलर डेट के ऊपर जो गिवन डेट है, वहां पे जो हमारे पास बचा होगा उसको स्टॉक बोलेंगे। जैसे कि मानिए भी आप कोई भी आपका किराना का दुकान है, इसमें या कोई हमारा इलेक्ट्रिशियन की बिजनेस है, फैन हमारे पास है, फैन का स्टॉक। अब फैन है या एसी है, कूलर है, जो भी है, अब यहाँ पे भी जो स्टॉक था मेरा, अब मैं फैन लेके आया मान ली 100, ठीक है, 100 फैंस में यहाँ पे लेके आया क्वांटिटी का कंपैरिजन में। अब जिस दिन मैं लेके आया, क्या वो सारे ही एक दिन आते ही सेल हो जाएंगे? ठीक है, मान के चलिए आज हमारे पास क्या है, मतलब हम 15 जून की बात करते हैं, स्टॉक 5 जून को हम लेके आए थे, 15 जून को हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचा है, एक गिवन डेट दे दी 15 जून। उस 15 जून को क्या हुआ कि हमारे पास कितने फैन हैं जो सेल नहीं हुए, उसको क्या बोलोगे, स्टॉक।
यानी पार्टिकुलर डेट के ऊपर हमारे पास जो बचा हुआ है गुड्स की कैटेगरी में वो आपका स्टॉक है, ठीक है। यानी कि हम जिस भी चीज का बिजनेस करते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं, जैसे किराने की दुकान में जो सामान रखा हुआ वो सारा स्टॉक है, कपड़े की दुकान में जो कपड़ा रखा वो स्टॉक है, ठीक है। फर्नीचर के बिजनेस के अंदर जो फर्नीचर रखा वो सारा स्टॉक है। यानी कि पार्टिकुलर डेट के ऊपर किसी भी डेट में हमारे पास जो बिजनेस के अंदर हमारे गुड्स हैं लेइंग विद द बिजनेस, यानी कि हमारे पास ही रखे हुए हैं, उसको बोलेंगे स्टॉक। और स्टॉक भी आपका देखिए भी अलग अलग टाइप का स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? देखो स्टॉक तो स्टॉक ही होता है जो बचा हुआ सामान है। क्लोजिंग मतलब जिस दिन साल की क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग मींस लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31 मार्च। नॉर्मली तो जर्नली तो ये होते हैं द वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड नोन एज द क्लोजिंग स्टॉक। कि 31 मार्च को क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, 31 मार्च को हमारे पास जो बिना बिका हुआ सामान बच जाता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब जिसमें हम डील करते हैं, रिमेन अनसोल्ड जो बिका नहीं है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, आपके अकाउंटिंग पीरियड यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च, लास्ट डेट तो ये होगी, नोन एज द क्लोजिंग स्टॉक, उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। अगर इसकी जगह मैं बात करता हूँ ओपनिंग स्टॉक की, शायद दिया होगा ओपनिंग स्टॉक आपको, ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? ओपनिंग स्टार्टिंग, तो जो स्टार्टिंग में स्टॉक बचा उसको क्या बोलोगे? ओपनिंग स्टॉक। जो लास्ट में बचा उसको क्लोजिंग स्टॉक बोल दोगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग कब होती है? 1 अप्रैल को होती है, तो स्टार्टिंग तो आपकी 1 अप्रैल को हो रही है ना, तो 1 अप्रैल को जो भी हमारे पास बिजनेस के अंदर अमाउंट है किसका? स्टॉक का। द अमाउंट ऑफ स्टॉक एट द बिगिनिंग, जो साल की शुरुआत में ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत में जो हमारे पास अमाउंट है स्टॉक का, जो बचा हुआ है गुड्स अनसोल्ड, उसको क्या बोलोगे? ओपनिंग स्टॉक। The closing stock of a particular year become the opening stock for the next year. किसी भी साल का क्लोजिंग स्टॉक उससे अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी होता है। कैसे होता है वो देखिए। क्लोजिंग कब होती है भाई? 31 मार्च, ठीक है। ओपनिंग कब होती है? 1 अप्रैल को। अब मेरे पास 31 मार्च आज, तो 31 मार्च को 12 AM यानी कि रात के 12 बजेंगे, ये मान के चलिए AM हो जाता है 00 के ऊपर, तो रात के 12 जब बजेंगे तब तक तो मेरा 31 मार्च ही है, यानी कि ये मान के चलिए अब यहाँ पे 11:59 PM, तो 11:59 तक तो हमारे पास क्या था? 31 मार्च था, तो उस दिन तक तो वो जो सामान बचा हुआ उस टाइम तक वो तो साल के एंड में है, तो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगले ही पल जैसे ही 12 बजेंगे तो डेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 1 अप्रैल में, और टाइम कितना हो गया मेरा? स्टार्टिंग हो गया। क्या 1 मिनट में वो बदल जाएगा? कुछ भी नहीं बदलेगा ना। तो 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, क्योंकि ये डेट तक तो यही चीज ओपनिंग लास्ट में काउंट होती है, क्योंकि लास्ट डे था, ठीक है। और अगले साल जैसे 1 अप्रैल स्टार्ट होता है तो वही स्टॉक इसमें कन्वर्ट हो जाता है ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है पॉइंट? क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड में अनसोल्ड गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक जो साल की स्टार्टिंग के अंदर अनसोल्ड गुड्स है, वो क्या बोलेगा? आपका ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपके और भी कंसेप्ट है, डेटर्स हैं जिसको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो ये कंसेप्ट आपकी काफी हैं। 1 मिनट देखते हैं टाइम कितना हो गया। आज की इस क्लास के अंदर हम सिर्फ इतनी ही चीजें पढ़ेंगे। ओपनिंग स्टॉक के साथ क्लोजिंग स्टॉक के साथ हम अपना जो टॉपिक है आज का वो खत्म करते हैं। बाकी जो कंसेप्ट हमारी बचेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेसिक टर्म्स जो आपके, क्योंकि आपको जब अकाउंट पढ़ना है तो अकाउंट पढ़ने के लिए बेसिक टर्म्स का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है। अब बार बार आपको क्वेश्चन करते हुए आपको यही नहीं पता परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, गुड्स क्या होता है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो चीजें समझने के लिए आपके बेसिक टर्म्स जो है वो बड़े जरूरी हैं, इसलिए इनको बड़ा ध्यान से बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आप इनको समझेंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे, और जो कंसेप्ट हमारी बस्ते हैं हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।